जरा कल्पना कीजिए एक बेहद सफल स्टार्टअप की। मतलब एक ऐसा होनहार चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसने उस कंपनी को एकदम शून्य से खड़ा किया हो। बिल्कुल, और उसकी हर बैलेंस शीट संभाली हो। हाँ, और जब वो कंपनी अपनी सफलता के बिल्कुल चरम पर हो ना, तब वो अचानक सड़क पार करे और अपने सबसे बड़े विरोधी कॉरपोरेट घराने को ज्वाइन कर ले। और सिर्फ ज्वाइन ही ना करे, बल्कि अपने साथ उस कंपनी का पूरा डेटाबेस भी ले जाए। एकदम सही। तो आज के इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम ठीक ऐसी ही एक घटना को डिकोड करने जा रहे हैं। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा कॉरपोरेट टेकओवर। ये कोई ऐसा वैसा टेकओवर नहीं है। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा के उस सियासी सफर की जिसने 2026 में एक ऐसा मोड़ लिया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बिल्कुल, एक युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकला, आम आदमी पार्टी का सबसे कम उम्र का रणनीतिकार बना और अब अप्रैल 2026 में 7 अन्य सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो आज हम इसी सफर की परतों को खोलेंगे और अपने सुनने वालों को शुरुआत में ही ये बता दें कि इस केस स्टडी को तैयार करने के लिए हमने तमाम न्यूज़ रिपोर्ट्स खंगाली हैं, जैसे जनसत्ता, एबीपी न्यूज़, हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और विकिपीडिया। बिल्कुल, हमने हर एंगल कवर किया है। हाँ, और देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय है जहां हर किसी का अपना नजरिया होता है। लेफ्ट का अपना नजरिया है, राइट का अपना। लेकिन आज की हमारी इस बातचीत का मकसद किसी भी विचारधारा पर मोहर लगाना बिल्कुल नहीं है। सही बात है, हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। हमारा मिशन सिर्फ उस मैकेनिज्म या उस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करना है कि आखिर सत्ता के गलियारों में ये पूरा खेल काम कैसे करता है। देखिए, अगर हमें इस पाला बदल को समझना है ना, तो हमें उस नींव को देखना होगा जहां से इस नेता की शुरुआत हुई। क्योंकि इनकी शुरुआत उन टिपिकल राजनेताओं जैसी बिल्कुल नहीं थी जो दशकों तक सड़कों पर धक्के खाते हैं। हाँ, या पंचायत चुनाव लड़ते हैं। वही तो सबसे दिलचस्प बात है। मतलब अगर कोई 2012 और 13 के उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले दौर को याद करे, तो मंच पर अन्ना हजारे अनशन कर रहे थे और नीचे भीड़ में नारेबाजी हो रही थी। वो पूरा माहौल एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट का था। बिल्कुल। लेकिन उसी आंदोलन के बैकग्राउंड में एक 23 साल का लड़का बैठा था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ, डिलॉयट और ग्रैंड थॉर्ंटन जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुका एक सर्टिफाइड सीए। मैं ये सोच रही थी कि कॉर्पोरेट दुनिया के एक विस किड का इस सड़क छाप आंदोलन में क्या काम था। इसे आप टेक्नोक्रेट्स इन लोकलुभावन मूवमेंट्स की तरह देख सकते हैं। मतलब जब कोई पार्टी सड़कों पर आंदोलन से पैदा होती है ना, तो शुरुआत में उसे फायर ब्रांड नेताओं की जरूरत होती है जो आक्रामक हो। हाँ, लेकिन एक बिंदु पर आकर उनका विस्तार रुक जाता है। जब आप सत्ता में आने का दावा करते हैं तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो टीवी स्टूडियो में बैठकर शहरी मध्य वर्ग से अंग्रेजी में बात कर सकें, जो बजट और टैक्स कोड को समझते हो। बिल्कुल, जो एक्सेल शीट समझते हों। पार्टी को आंदोलनकारियों के साथ साथ मैनेजर्स की भी जरूरत थी। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी उस समय एक पॉलिटिकल स्टार्टअप थी। एकदम सही। उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो तार्किक हो और डेटा पर बात करे, और राघव की यही डेटा ड्रिवन अप्रोच उनके काम आई। मतलब आप सोचिए, 23 साल की उम्र में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली लोकपाल बिल का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। 23 साल की उम्र में? ये तो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, महज 26 साल की उम्र में उन्हें आम आदमी पार्टी का नेशनल ट्रेजरर यानी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया गया। 26 साल की उम्र में एक राष्ट्रीय पार्टी का फंड मैनेज करना, हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तो ऐसा जैसे उस उम्र में किसी को देश की टॉप कंपनी का सीएफओ बना दिया जाए, जब लोग अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न भरना सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, टीवी पर अच्छी अच्छी बातें करना और जमी पर चुनाव जीतना, इन दोनों में जमी आसमान का फर्क है। और यहीं से उनकी कहानी का दूसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण शुरू होता है। हाँ, 2019 का लोकसभा चुनाव। जी, 2019 में इन्होंने दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ा और वो हार गए। देखिए, वो हार एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक थी उनके लिए। दक्षिण दिल्ली वैसे भी दशकों से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन उस हार ने इन्हें ये सिखाया कि सिर्फ डेटा और अच्छी अंग्रेजी से जमीनी चुनाव नहीं जीते जाते। आपको स्थानीय मुद्दों की नब्ज पकड़नी होती है ना? बिल्कुल, नब्ज पकड़नी होती है, और उन्होंने वो नब्ज पकड़ी भी। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर सीट से उन्होंने 57% से ज्यादा वोट हासिल किए। लगभग 20,000 वोटों के अंतर से जीते वो। और विधायक बनते ही
उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब यहाँ हमारे स्रोतों में एक वाक्य का बहुत जिक्र है। जुलाई 2021 की बात है, दिल्ली में भयानक गर्मी थी और पानी का संकट एकदम चरम पर था। मुझे याद है वो समय। तभी खबर आती है कि राघव चड्ढा सुबह 4 बजे अपने अधिकारियों और कैमरों के साथ पानी के रिजर्वायर का मुआयना कर रहे हैं। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या ये वाकई कोई प्रशासनिक सुधार था? ये एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आज के इस इंस्टाग्राम और रील्स वाले दौर में ना, मुझे तो ये कैमरे वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही। क्या ये महज एक पीआर स्टंट था? देखिए, आपका ये संशय बिल्कुल जायज है। राजनीति में पीआर और वास्तविक काम के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। इसमें कोई शक नहीं कि सुबह 4 बजे कैमरे साथ ले जाना ऑप्टिक्स का हिस्सा था। हाँ, वही तो। लेकिन हमें इसके प्रशासनिक असर यानी उसके मैकेनिज्म को भी समझना होगा। दिल्ली में पानी की सप्लाई एक बहुत ही सुस्त और जटिल नौकरशाही के हाथ में होती है। जब कोई युवा मंत्री या उपाध्यक्ष सुबह 4 बजे जाकर उस सिस्टम को जगाता है, तो भले ही वो पीआर के लिए हो, उसका एक हॉथॉर्न इफेक्ट होता है। हॉथॉर्न इफेक्ट मतलब जब लोगों को पता हो कि उन पे नजर रखी जा रही है तो वो बेहतर काम करते हैं। बिल्कुल सटीक कहा आपने। उस एक दौरे ने जल बोर्ड के निचले कर्मचारियों तक ये संदेश पहुंचा दिया कि ऊपर बैठा व्यक्ति सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है। अच्छा। इससे हुआ ये कि राघव चड्ढा की जो छवि एक टीवी वाले सोयो लड़के की थी ना, वो टूट गई। अब वे एक ऐसे प्रशासक के रूप में देखे जाने लगे जो जमीन पर उतरकर समस्या सुलझा सकता है। और शायद इसी सफलता ने उन्हें उनके करियर के सबसे बड़े असाइनमेंट तक पहुंचाया, 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव। हाँ, ये उनका स्वर्णिम युग था। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। दिल्ली का एक शहरी युवा जो शायद ठेठ पंजाबी ग्रामीण राजनीति को उस तरह से नहीं समझता, वो अचानक से पंजाब जैसे एक बड़े राज्य में पार्टी की बम्पर जीत का सहप्रभारी कैसे बन गया? मतलब 117 में से 92 सीटें। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। उन्होंने वहां ऐसा क्या जादू किया? देखिए, जादू नहीं, उन्होंने वहां एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुकाबला पुराने और कद्दावर राजनेताओं से था, जो रैलियों और बाहुबल पर निर्भर थे। हाँ, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। बिल्कुल। पर राघव ने वहां जाकर पारंपरिक चुनाव प्रचार नहीं किया। उन्होंने बैकएंड यानी पर्दे के पीछे का पूरा सिस्टम संभाला। मतलब डेटा एनालिसिस। हाँ, किस सीट पर किस उम्मीदवार के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, इसका माइक्रो लेवल डेटा तैयार किया। टिकट बंटवारे को भावनाओं के बजाय विशुद्ध जीत की संभावनाओं पर आंका गया। तो वो एक तरह से उस पूरे कैंपेन के सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। एकदम सही। और उस सॉफ्टवेयर ने ऐसा नतीजा दिया जिसने सबको चौंका दिया। इस जीत का इनाम भी उन्हें तुरंत मिला। महज 33 साल की उम्र में वो देश के सबसे युवा राज्यसभा सांसद बन गए, पंजाब से। बाप रे, 33 साल में? हाँ। इसके बाद तो जैसे सफलता उनके कदम चूमने लगी। हाँ। जनवरी 2023 में उन्हें ब्रिटेन की संसद में इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स अवार्ड मिला। हाँ, वहां उनका वो बयान बहुत वायरल हुआ था कि आज इंडिया में ब्रिटेन नहीं बल्कि ब्रिटेन में इंडिया है। बिल्कुल। और सिर्फ राजनीति की नहीं, उनकी व्यक्तिगत प्रोफाइल भी आसमान छूने लगी थी। हाँ, वो तो है। सितंबर 2023 में बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से उनकी शादी हुई और फिर 2025 में उनके बेटे का जन्म हुआ। आप उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखिए, 14.5 मिलियन से ज्यादा। 1.45 करोड़ फॉलोअर्स। मेरा अपना नजरिया ये है कि इस बिंदु तक आते आते वो सिर्फ एक नेता नहीं रह गए थे, वो एक पॉप कल्चर आइकॉन बन चुके थे। उनके पास शोहरत थी, पावर थी और एक बड़ा जनाधार था। लेकिन देखिए, राजनीति का एक बहुत कड़वा नियम है। जब आप इतनी तेजी से ऊपर जाते हैं ना, और वो भी इतनी कम उम्र में, तो आप सिर्फ जनता का ध्यान ही नहीं खींचते। और किसका ध्यान खींचते हैं? आप अपनी ही पार्टी के भीतर बैठे पुराने नेताओं की ईर्ष्या का केंद्र भी बन जाते हैं। इसे हम टॉल पॉपी सिंड्रोम कहते हैं। टॉल पॉपी सिंड्रोम मतलब जो फूल सबसे ऊंचा होता है, अक्सर सबसे पहले उसी की गर्दन कटती है। बिल्कुल। जब एक युवा नेता क्षेत्रीय शत्रपों से बड़ा बनने लगता है, तो अंदरूनी कलह शुरू होना तय है। और शायद यही वो जगह है जहां से इस कहानी की पटकथा पलटने लगी। मतलब 2023 के आते आते विवादों के एक भंवर ने उन्हें घेर लिया। हाँ, मुश्किलें शुरू हो गई थी। सबसे पहला झटका था मई 2023 में, जब दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम आया। हालांकि उन्होंने इसका कड़क खंडन किया और इसे प्रोपेगेंडा बताया।
लेकिन इसके कुछ ही महीने बाद अगस्त 2023 में राज्यसभा में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जी, उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने दिल्ली सेवा बिल की सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव में 4 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर किए थे। अब ये फर्जी हस्ताक्षर वाला विवाद बहुत ही तकनीकी था और इसे समझने के लिए हमें संसदीय प्रक्रिया के मैकेनिज्म को देखना होगा। हाँ, प्लीज इसे समझाइए, क्योंकि बाहर से देखने पर तो ये लगता है कि किसी ने कागज पर कलम से किसी और के जाली साइन कर दिए। क्या वाकई ऐसा हुआ था? ये सिलेक्ट कमेटी का नियम आखिर है क्या? देखिए, राज्यसभा की रूल बुक के हिसाब से जब कोई सांसद किसी सिलेक्ट कमेटी के लिए कुछ नाम प्रस्तावित करता है ना, तो उसके लिए कागज पर उन सांसदों के हस्ताक्षर की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं होती है। अच्छा, मतलब साइन चाहिए ही नहीं होते? नहीं, आपको बस नाम प्रस्तावित करने होते हैं। राघव चड्ढा का बचाव भी यही था कि जब हस्ताक्षर की जरूरत ही नहीं है तो फोर्जरी या जालसाजी का सवाल ही कहाँ उठता है। तो फिर इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ? अगर कोई नियम ही नहीं टूटा तो निलंबन क्यों? क्योंकि रूल बुक के अलावा संसद परंपराओं पर भी चलती है। परंपरा ये कहती है कि अगर आप किसी दूसरे दल के सांसद का नाम प्रस्तावित कर रहे हैं तो आपने उनसे पहले मौखिक सहमति ले लियो। मतलब आपने उनसे पूछा हो। हाँ, राघव तकनीकी रूप से सही हो सकते हैं कि हस्ताक्षर नहीं चाहिए, लेकिन विरोधियों ने इस बात को पकड़ा कि बिना पूछे नाम क्यों डाला, और इसी विवाद ने उन्हें संसद से बाहर कर दिया। और मुसीबतें सिर्फ दिल्ली या संसद तक सीमित नहीं थीं। उनके अपने गढ़ यानी पंजाब से भी हमले शुरू हो गए। बिल्कुल, अंदरूनी बगावत। अप्रैल 2024 में आम आदमी पार्टी के ही विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने उन पर पंजाब में ड्रग माफियाओं को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगा दिया। अपनी ही पार्टी के भीतर से इतना बड़ा हमला। हाँ, फिर आंख की सर्जरी के लिए वो लंदन गए और पार्टी के अहम कार्यक्रमों से दूर रहे, और आखिरकार 2 अप्रैल 2026 को वो हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से ही हटा दिया। हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे एक बात समझाइए, जिस व्यक्ति को पार्टी का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता था, जिसने पंजाब जिताया, पार्टी ने उसे ऐसे संकट के समय में बस के नीचे क्यों फेंक दिया? इसे आप पॉलिटिकल आइसोलेशन या आसान शब्दों में कहें तो पार्टी के भीतर किनारे कर दिए जाने की रणनीति कह सकते हैं। देखिए, जब पार्टी के कई शीर्ष नेता ईडी की जांच के दायरे में थे, तब पार्टी अपने कोर नेतृत्व को बचाने की जद्दोजहद में थी। सब अपना अपना बचाव कर रहे थे। बिल्कुल। ऐसे में जब राघव के खिलाफ विवाद बढ़े, चाहे वो सिलेक्ट कमेटी का मुद्दा हो या पंजाब के पुराने नेताओं का उनके खिलाफ बगावती सुर, तो शायद पार्टी के भीतर के पुराने धड़े को लगा कि यही सही समय है इस तेज तरार युवा नेता के पर कतरने का। अच्छा, डिप्टी लीडर के पद से हटाना कोई रूटीन प्रक्रिया नहीं थी। ये एक स्पष्ट सार्वजनिक संदेश था कि अब पार्टी आलाकमान का हाथ उनके सर पर नहीं है। मतलब जिस कंपनी को खड़ा किया, उसी के बोर्डरूम से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था। और शायद यही वो ब्रेकिंग पॉइंट था जिसके बाद 24 अप्रैल 2026 की वो राजनीतिक सुनामी आई। बिल्कुल, सबसे बड़ा उलटफेर। राघव चड्ढा ने 7 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ दी और सीधे बीजेपी का दामन थाम लिया। आपने शुरुआत में जो बात कही थी ना, वो मुझे यहाँ याद आ रही है। ये महज किसी खिलाड़ी का जर्सी बदलना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं बड़ा है। उस किले की हर ईंट रखी थी, वो रातों रात किले के नक्शे, डिफेंस सिस्टम और सारे राज लेकर सामने वाली हमलावर फौज के खेमे में चला जाए। और वो पंजाब और दिल्ली में पार्टी की अंदरूनी चुनावी रणनीति का पूरा एल्गोरिदम अपने साथ ले गए। दल बदल के वक्त उनका एक बयान बहुत कुछ बयां करता है। हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं 15 साल बाद खुद को सही आदमी लेकिन गलत पार्टी में पा रहा था। देखिए, ये बयान सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है, लेकिन राजनीति में दर्शन से ज्यादा कानून चलता है, और यहीं से शुरू होती है भारत के संविधान की सबसे पेचीदा कानूनी लड़ाई। हाँ, क्योंकि दल बदल के तुरंत बाद संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति के पास एक याचिका दायर कर दी 26 अप्रैल 2026 को। जी, कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकीलों की मदद से। बिल्कुल, और उन्होंने मांग की कि संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, उसके तहत इन 7 बागी सांसदों की सदस्यता तुरंत रद्द की जाए। आप जरा हमारे सुनने वालों के लिए इस 10वीं अनुसूची का गणित समझाइए। क्या वाकई इन सांसदों की कुर्सी जा सकती है? इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा यही गणित है। 1985 में जब एक कानून बना था तो उसका मकसद वो आयाराम गयाराम वाली राजनीति को रोकना था। हाँ, ताकि लोग बार बार पाला ना बदलें। बिल्कुल, कानून बहुत स्पष्ट है।
अगर कोई सांसद अपनी मर्जी से अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो फिर राघव और उनके साथ गए बाकी 7 सांसदों की सदस्यता तो अपने आप रद्द हो जानी चाहिए ना? यही तो एक कानूनी पेंच है। इस कानून में एक अपवाद है, यानी एक्सेप्शन। अगर किसी पार्टी के कुल सांसदों का 2/3 हिस्सा एक साथ टूटकर किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेता है तो उन पर यह दल-बदल कानून लागू नहीं होता। अच्छा, मतलब अगर आप अकेले जाएंगे तो अयोग्य ठहराए जाएंगे, लेकिन अगर आप एक बड़ी भीड़ लेकर जाएंगे तो आप बच जाएंगे। बिल्कुल। अब मान लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे। 2/3 का मतलब हुआ कम से कम 7 सांसद। राघव चड्ढा ठीक 7 अन्य सांसदों को लेकर गए तो उनका दावा यह है कि हम थोक में आए हैं, इसलिए हम पर यह कानून लागू नहीं होता। लेकिन संजय सिंह की याचिका का क्या? वो भी तो कोई तर्क दे रहे होंगे। हाँ, संजय सिंह और उनके वकीलों का तर्क ये होगा कि क्या ये बंटवारा पार्टी के मूल संगठन में हुआ है या सिर्फ संसदीय दल में। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला किसी कोर्ट को नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति को करना होता है। ओहो, और राज्यसभा के सभापति अक्सर उसी सत्ताधारी दल से होते हैं जिस दल में ये सांसद शामिल हुए। एकदम सही पकड़ा आपने। इसलिए ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये राज्यसभा में बहुमत और शक्ति प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा चेस गेम है। अगर ये सांसद अपनी सदस्यता बचा ले गए तो आने वाले समय में राज्यसभा का गणित ही बदल जाएगा। कमाल है। मतलब जो सफायर एक एंटी करप्शन आंदोलन के एक आदर्शवादी ड्राफ्ट से शुरू हुआ था, वो आज 10वीं अनुसूची के इस पेचीदा गणित तक आ पहुंचा है। लेकिन इस पूरे ड्रामे में एक और चीज हुई जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। वो पुराना वीडियो? हाँ, जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, दल बदल के तुरंत बाद उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो बीजेपी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी कह रहे थे। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाबियों के साथ धोखा बता दिया। देखिए, यही हमें आज की राजनीति की उस सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है जिसे रियल पॉलिटिक्स कहते हैं। जब आप आदर्शवाद का लबादा उतारकर व्यवहारिकता के अखाड़े में उतरते हैं ना, तो पुराने बयान अक्सर बोझ बन जाते हैं। हाँ, और यही बात मुझे आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण के आखिरी और सबसे विचारणीय सवाल पर ला खड़ी करती है। हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला पहलू छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, 10वीं अनुसूची या दल बदल कानून का मूल उद्देश्य लोकतंत्र को स्थिर रखना था। बिल्कुल, लेकिन जब पूरी की पूरी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा रातों रात पाला बदल ले, तो क्या ये उस जनता के मैंडेट या जनादेश की हान नहीं है? क्या हमें इस कानून को एक नए सिरे से देखने की जरूरत नहीं है? ये भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ा एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है। क्या नेताओं का ये अपना स्वतंत्र लोकतांत्रिक अधिकार है या फिर जनता के साथ धोखा? और इससे भी बड़ा सवाल हम सबके लिए है। आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहां आपका डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा के लिए इंटरनेट पर दर्ज रहता है, कोई राजनेता विचारधारा बदलने के इस भारी बोझ को अपने समर्थकों के सामने कैसे सही ठहराता है? ये बहुत मुश्किल होता है। क्या जनता की याददाश्त सच में इतनी कमजोर है या राजनेताओं को इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि आज के दौर में जीत ही इकलौती विचारधारा है? खैर, अगर कोई गहराई से सोचे तो ये सवाल हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, ये तो है। इस पॉलिटिकल कॉर्पोरेट टेकओवर पर अपनी राय जरूर बनाइएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए विषय और नई चर्चा के साथ फिर मिलेंगे।